इस बार एक एंटिटी, एक साया दरवाजे के पास खड़ा हुआ, उसको खोलता हुआ, बंद करता हुआ, खोलता हुआ, बंद करता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोगों को ना पता लगे तो ही बेहतर है, और उनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जिनमें रहने वाले लोग रातों रात कहां गायब हो गए, कहां चले गए, कुछ नहीं पता। वो आज भी एक मिस्ट्री है। इसी तरह की एक जगह है हिंदुस्तान में, कुलधारा, जिसकी मिस्ट्री आज भी बरकरार है कि वहां रहने वाले लोग रातों रात कहां गायब हो गए थे। लेकिन आज की कहानी कुलधारा की नहीं, आज की कहानी है दुबई से तकरीबन 115 किलोमीटर दूर रस अल खैमा के बारे में। रस अल खैमा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अल जजीरा अल हमरा। अल जजीरा अल हमरा के बारे में अगर आप गूगल करेंगे और थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह जगह दुबई और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा हॉन्टेड माने जाने वाली जगह है। यहां का एक गांव ऐसा है जो 17वीं सेंचुरी में कहते हैं कि उन लोगों का घर हुआ करता था जो मोतियों की फिशिंग किया करते थे। आज बिल्कुल खाली पड़ा है, अबैंडन पड़ा है, और इसमें कहते हैं जिनों का कब्जा है। आज की कहानी इसी जगह के बारे में है जो कि घटी थी 2012 में। 6 दोस्तों की कहानी है। ये स्टोरी हमें भेजी है हमारे एक दोस्त ने, जिनका नाम इस कहानी के लिए हम रखेंगे राहिल। राहिल उस वक्त तकरीबन 25 साल के रहे होंगे और उनको दुबई में तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका था। इसी बीच उन्होंने कुछ और दोस्त बनाए थे। उनमें से एक दोस्त समी, जिसकी बर्थडे आने वाली थी, तो इन लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया था कि रात को लेट नाइट ड्राइव पे जाएंगे और रस अल खैमा के आसपास ड्राइव करके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन को ये नहीं पता था कि ये सोच, समी का वो बर्थडे और वो ड्राइव रात की, इन सब की जिंदगी किस तरीके से बदलने वाला था। समी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दुबई से निकली 2 गाड़ियां, जिसमें 6 दोस्त, समी, राहिल, अली, जमाल, दानियाल और उमर, ये 6 के 6 2 गाड़ियों में भर के वहां से निकल पड़े। आइडिया ये था कि पहले जाएंगे लबाब, जहां पर सैंड ड्यून्स हैं, वहां पर थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, वहां 12 बजने का वेट करेंगे, बर्थडे केक कटेगा, बारबेक्यू होगा वगैरह। और उसके बाद समी क्योंकि हॉरर एंथुजियास्ट था तो उसको जाना था अल जजीरा अल हमरा। हालांकि बाकी लोगों ने मना किया था, लेकिन क्योंकि उसकी बर्थडे थी और ग्रुप में सबसे यंग भी था तो फिर उसकी बात मान ली गई थी। और वही हुआ, वहां पर सेलिब्रेशन हुई, गिटार बजा, बारबेक्यू हुआ, अच्छे से सेलिब्रेशन करके उसकी बर्थडे मना के वहां से फिर फैसला किया। समी ने बोला कि अब चलते हैं अल जजीरा अल हमरा। फिर वहां से दोनों गाड़ियां रस अल खैमा की तरफ बढ़ी और रस अल खैमा में जहां पर अल जजीरा अल हमरा है, वहां पहुंचते पहुंचते इनको बज गए थे तकरीबन 2 के आसपास। सुबह 2 बजे बिल्कुल अंधेरे में उस बिल्कुल खामोश पड़ी विलेज में ये लोग पहुंचे। दोनों गाड़ियां साइड बाय साइड लगाई, इंजन बंद किए लेकिन लाइट बंद नहीं करी। उन दोनों गाड़ियों की लाइट में जो गांव, जो विलेज नजर आ रहा था, वो लग रहा था कि बहुत सालों से बिल्कुल बंजर पड़ा है। उसको देखकर ही एक अजीब सी वहशत आ रही थी। उमर ने बोला भी कि यहां पर जाना जरूरी नहीं है, अब देख लिया, चलते हैं। लेकिन समी एंथुजियास्ट था, समी को कंटेंट बनाना था। ये वो जमाना था जब हर कोई कंटेंट बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रहा था, तो समी को अंदर जाके जरा देखना था कि क्या है, किस तरीके का है, और उसको थोड़ी सी चुल थी कि मुझे ये सब अच्छा लगता है। वो लोग उतरे, थोड़ा विलेज की तरफ बढ़े। सामने ही एक स्ट्रक्चर था, सिर्फ एक वॉल थी, बाकी शायद जो कभी रहा होगा वो टूट चुका था। वहां खड़े होकर डिसाइड किया कि एक टॉर्च है, वो लेकर
ये लोग आगे बढ़ेंगे। फिर एकदम से समी ने एक ऐप के बारे में बात करी। उस ऐप का नाम था गोस्ट हंटर। उसने बताया कि इसने इंटरनेट पे कहीं इस ऐप के रिव्यूज पढ़े हैं कि ये जो है एक्चुअल गोस्ट को ट्रैक कर लेती है और रेडार की तरह स्पॉट कर देती है, बता देती है कहां पर गोस्ट है। अभी सच था या झूठ, ये सुनकर सब हंस पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठीक है, यहां मस्ती करने आए हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो समी के पास जो आईफोन 5 था उसमें वो ऐप उसने डाउनलोड कर रखी थी। वो ऐप खोली तो सारे के सारे अराउंड ऐसे इकट्ठे हो गए और वहां पर ऐसे चेक करके देखने लगे। कुछ नहीं मिला तो फिर डिसाइड किया थोड़ा सा अंदर चलते हैं। हालांकि राहिल और अली दोनों ही क्योंकि अभी इस सब चीजों में और इस ग्रुप में नए थे तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और हालांकि उन्होंने बोलने की कोशिश भी करी कि इतना अंधेरा है, इतनी खामोशी है, डर भी लग रहा है, वापस चलना चाहिए। लेकिन सारे के सारे उस वक्त उस मोड में थे कि अब यहां आए हैं तो आगे क्या है वो तो देख के जाएंगे। लेकिन इस जगह पर जो खामोशी थी, जो सन्नाटा था, वो सन्नाटा नहीं था जो आपको शायद अपने सिटी में, अपने घर में, अपने कमरे में सुनाई देता है। ये सन्नाटा वो था जो दिल में, जहन में वहशत पैदा करता है। एक टॉर्च लेके 6 के 6 एक टाइट ग्रुप बना के थोड़ा सा उस गांव के अंदर चले। वो ऐप खुली हुई थी, चारों तरफ समी उसको पॉइंट कर रहा था। थोड़ा और अंदर गए, कुछ नजर नहीं आया। थोड़ा और अंदर गए, अब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि यहां आना गलती तो नहीं थी। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, सांसें तेज हो रही थी, क्योंकि अब कार्स जो हैं थोड़ा पीछे रह गई थी जहां पार्क करी थी और अब ये लोग गांव के अंदर दाखिल हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ गुप सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी। अंदर 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 चलते चले जा रहे हैं 6 के 6 एक टाइट ग्रुप में कि अचानक उस ऐप पे एक रेड डॉट थोड़ा आगे, तकरीबन 50 मीटर आगे एक दिखाई देता है। उस ऐप का जो यूआई यूएक्स था, जो फेस था, वो ऐसा था जैसे रेडार का होता है। एक चीज घूमती रहती है जैसे सारे एरिया स्कैन कर रही हो, और अपेरेंटली ये बताया जाता है कि कोई गोस्ट या कोई एंटिटी दिखेगी तो एक रेड डॉट आएगा। और समी को अपनी ऐप पे उस वक्त थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में 50 मीटर आगे एक रेड डॉट नजर आया। थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ बढ़े। दानियाल ने बोला कि अरे ये ग्लिच हो सकता है। उसकी आवाज भी थोड़ी सी अब स्टैमर कर रही थी क्योंकि डर भी था। ये ऐप ग्लिच हो सकती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो अगर हो सकती है तो फिर चल के देखने में क्या है। डिसाइड ये हुआ कि अगर ये ऐप ग्लिच है तो फिर क्या प्रॉब्लम है जाके देखने में। समी इस वक्त सबसे ज्यादा एंथुजियास्ट था। समी इस वक्त उस मोड में था कि अब क्योंकि रेड डॉट भी आ गया है तो जाके देखना जरूर है। धीरे 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 आगे बढ़े, लेकिन अब एक जगह आके रुक गए थे। वो डॉट अभी भी तकरीबन 30-40 मीटर दूर था। यहां से आगे उमर ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब यहां से चलते हैं, धूल मिट्टी बहुत है, अब नहीं। अली ने भी बोला, लेकिन समी और राहिल दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस मोड में आ गए थे कि नहीं, आगे जाके अब इतना आ गए तो आगे भी देखते हैं। और समी का क्योंकि बर्थडे भी था तो समी को मना भी नहीं कर सकते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि 3 लोग आगे जाएंगे, 3 लोग रुक जाएंगे। समी, राहिल और जमाल, इन तीनों ने आगे जाने का फैसला किया। वो भी इसलिए क्योंकि समी ने कहीं ना कहीं जबरदस्ती करी थी कि मेरा बर्थडे है यार, मान जाओ बात एंड ऑल दैट। तो ये तीनों आगे की तरफ जाने का फैसला किया, बाकी 3 रुक गए। ये तीनों उस जगह की तरफ बढ़े जहां से वो रेड डॉट नजर आ रहा था। वो एक्चुअली एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनारें आधी टूटी हुई थीं, आधी खड़ी हुई थीं। उसकी छत गिर चुकी थी और साफ लग रहा था कि ये मस्जिद बहुत वक्त से बिल्कुल बंजर, बिल्कुल सुनसान पड़ी है। उस मस्जिद के अंदर से
वो डॉट नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो उस मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल की धड़कनें तीनों की बढ़ती जा रही हैं। उधर बाकी तीन जो दोस्त हैं, उमर है, अली है, ये लोग उनका खड़ा हुए इंतजार कर रहे हैं और किसी एक ने इसमें सिगरेट जलाई टाइम पास करने के लिए। लेकिन अब इस अंधेरे में, इस कुप अंधेरे में और खामोशी में एक एक मिनट भी बहुत लंबा लग रहा था। सिगरेट जली, सिगरेट पी गई, आपस में थोड़ी बहुत बातें भी करी। तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे, लेकिन ये 7-8 मिनट ऐसा लग रहा था कि कई घंटे बीत चुके हैं। वो लोग आपस में बात करने लगे, भाई ये तीनों आए क्यों नहीं अभी तक। कि अचानक उनको दूर से कुछ मूवमेंट नजर आया, एक लाइट का मूवमेंट। लाइट जैसे तेजी से हिलती हुई करीब आ रही है, बहुत तेजी से, और करीब और करीब। तो ये थोड़े से चौकन्ने हो गए, अपने मोबाइल की लाइट जला ली देखने के लिए कि क्या है। जैसे जैसे वो लाइट करीब आई, देखा कि जमाल हाथ में टॉर्च लिए भागता चला आ रहा है, भागता चला आ रहा है, और इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा है कि शायद इतनी तेज भागते हुए पहले कभी उसको देखा नहीं। भागता आया, भागता आया, भागता आया, वो इनके पास आके भी नहीं रुका, इनको पार करके आगे जाने लगा। उमर ने उसको पकड़ के पूछने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने हाथ छुड़ाया और भागता चला गया और सीधा वहां पहुंचा जहां उनकी कार खड़ी थी। और कार का दरवाजा खुला, वो बैठा, कार का दरवाजा बंद हुआ, ये आवाज भी आई, लेकिन उनको कार उस वक्त दिख नहीं थी क्योंकि कार काफी पीछे छूट गई थी। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जमाल क्यों भागता हुआ आया, देखा कि राहिल और समी भी वहां से चलते हुए आ रहे हैं, भागते हुए नहीं, थोड़ा स्प्रिंट करके, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करके आ रहे हैं, लेकिन भागते हुए नहीं आ रहे। वो आए, उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी हैरानी है। जमाल के चेहरे पे एक डर था, इनके चेहरे पे एक हैरानी है। जब वो दोनों आए तो उमर ने पूछा, ये क्या हुआ। दानियाल जो उनमें सबसे बड़ा था वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, अरे भाई तुम दोनों ने ऐसा क्या कर दिया जमाल के साथ जो ऐसे भागते हुआ आया, और उसका चेहरा इतना डरा हुआ क्यों था। तो राहिल ने बोला, पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया, पर वो बस गिरने की आवाज आई उसकी। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, एकदम पीछे मुड़ के देखा तो वो गिरा पड़ा था। गिरने के बाद वो कुछ बड़बड़ाया और वहां से भाग गया। हम उसके पीछे गए, उससे पूछा, लेकिन वो ऐसे भागा कि हमारे भी हाथ नहीं आया। फिर हमें अपने मोबाइल की लाइट जला के वहां से जल्दी आना पड़ा, क्योंकि फिर हम दोनों को भी डर लग रहा था। खैर वो सारे के सारे कार की तरफ चले। जब कार की तरफ पहुंचे तो देखा एक कार गायब है। जमाल न सिर्फ कार में बैठा, जमाल उनमें से एक कार लेके वहां से निकल गया। बाकी पांचों को गुस्सा भी आया, थोड़ा अनॉय भी कि ये क्या तरीका है यार, लेकिन उसका कोई और चारा नहीं था और वहां से निकलना जरूरी था। पांचों के पांचों गाड़ी में बैठे और वहां से निकले। वापसी के रास्ते में जब उस विलेज से निकल गए, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे चले, तो रोड की साइड पर उनको वो गाड़ी दिखी। जब लाइट वहां मारी तो देखा कि उसका दरवाजा ड्राइवर साइड का खुला हुआ है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि जमाल गाड़ी से निकल के कॉर्नर पे बैठा हुआ है, उकड़ू बैठा हुआ है, और अपना सर उसने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे छुपा रखा है और खुद में ही सिमटा हुआ सहमा सा बैठा हुआ है। जब सारे के सारे वहां से उतरे, राहिल भी उतरा, समी भी उतरा, तो देखा कि जमाल के आसपास उल्टी भी पड़ी हुई है और उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर है। सारे के सारे उसके पास पहुंचे, उसको उठाया, उसको थोड़ा पानी वानी पिलाया, गाड़ी में बिठाया। दानियाल ने एक गाड़ी चलाई, समी ने एक गाड़ी चलाई, और दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई। दानियाल पूरे रास्ते रेयर व्यू मिरर में जमाल को देखता हुआ आया। जमाल पीछे की सीट पर अपनी गर्दन पीछे करके बैठा हुआ था, जैसे सो रहा हो। ये लोग दुबई पहुंचे, सबको अपने अपने घर ड्रॉप किया गया और जिंदगी जैसे चलनी थी वैसे शुरू हो गई। सब अगले दिन शायद अपने ऑफिस गए, काम किया। 1-2 दिन निकले होंगे कि अचानक एक रात को तकरीबन 2:20 पे जमाल का फोन राहिल के पास आता है। राहिल जब फोन देखता है, उसमें जमाल का नाम आता है, उठाता है और जमाल कुछ ऐसा बोलता है कि राहिल के होश उड़ जाते हैं। जमाल आमतौर पे ऐसा नहीं था कि वो इस वक्त रात के इस पहर फोन करे।
वो एक बड़ा डिसिप्लिन इंसान था, सुबह जल्दी उठना, अपना काम करना, शाम को रात को जल्दी सो जाना। इसीलिए जब राहिल ने उसके अपने फोन पे उसका नाम देखा तो थोड़ा घबरा गया। उसने एकदम से फोन उठाया। जमाल ने एक डरी हुई सहमी हुई आवाज में बात करनी शुरू करी। भाई भाई। थोड़ा राहिल अजीब सा हो गया। हाँ हाँ भाई, सब खैरियत, ठीक तो है। उसके बाद जमाल ने उसको ये बताया कि जिस रात से वो लोग वापस आए हैं उस रात से जमाल के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। राहिल जब उसकी बातें सुन रहा था तब राहिल को भी एहसास हो रहा था कि पिछले कुछ दिन जब से वहां से वापस आए हैं उसको भी कुछ अजीब अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं। जैसे उसके किचन के कैबिनेट का दरवाजा खुल जाना, उसकी बैल्कनी का दरवाजा खुला रह जाना, उसकी लाइट कोई अचानक से खुल जाना जो उसको याद है कि उसने बंद करी थी। कैबिनेट का दरवाजा वो बार बार हिंज चेक कर चुका है, अपने आप कुछ अपना स्क्रू ड्राइवर लेके उसको टाइट भी कर चुका है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से खुल जाता है, क्यों? तो थोड़ा सा अजीब सा पिछले कुछ दिन गए थे और जमाल की यह बात सुनकर राहिल कहीं ना कहीं जानना चाहता था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने जमाल से पूछा, भाई क्या हो गया? तो जमाल ने बताया कि जब ये लोग राहिल, जमाल और समी, जब ये तीनों लोग उस डॉट को ढूंढते ढूंढते उस डॉट की तलाश में, उस एंटिटी की तलाश में अंदर गए थे, तो समी और राहिल थोड़ा आगे चल रहे थे। जमाल इन लोगों से थोड़ा सा पीछे था। वो जगह इस तरीके से थी कि वहां पर पुराने पुराने घर जो कभी शायद किसी से हाथ से पोत के बनाए जाते थे, मिट्टी विट्टी लगा के, उस तरीके से घर थे, उनके बीच में से गुजर रहे थे। मस्जिद की तरफ जब पहुंचे, जो मस्जिद जिसके अंदर वो डॉट नजर आ रहा था, उस मस्जिद की भी आधी से ज्यादा चीजें टूटी हुई थी। मस्जिद के बाहर राहिल और समी थोड़ा आगे थे, जमाल उनके पीछे था। तो जमाल ने सोचा कि मस्जिद के अंदर झांक के देखा जाए। जब उसने मस्जिद के अंदर झांका तो पहले तो उसको कुछ खास नजर नहीं आया क्योंकि अंधेरा बहुत था। बस मेहराब के पास उसको एक बड़ा सा काला कपड़ा लटका हुआ हल्का सा लहराता हुआ नजर आया। जिनको नहीं पता है वो बता दूं कि मस्जिद में आमतौर पे एक मेहराब होता है जिस पे दुआएं लिखी होती हैं या नक्काशी हुई हुई होती है, और वो किबला यानी कि जिस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ फेस करना होता है। तो इसको मेहराब के पास एक काला सा कपड़ा बहुत लंबा नजर आया जो लहरा रहा था। जब जमाल ने उसको गौर से देखने की कोशिश करी और थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर डाली तब उसको एहसास हुआ कि ये कपड़ा एक शेप में है, किसी ऐसी शेप में जो शायद इसको एक इंसानी रूप या कुछ अजीब सा शेप दे रहा है। जब जमाल ने थोड़ा और क्लोज जाके उसको देखने की कोशिश करी तब उसको एहसास हुआ कि वो कोई छोटा मोटा 4-5 फीट का नहीं बल्कि 6, 6.5, 7 छत तक जाने वाला कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी एंटिटी है जो वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो कोई इंसान नुमा या जो आग अजीब सी, जो आग भी थी लेकिन आग नहीं भी थी, अजीब सा कुछ उसने देखा। और जब उसने ऐसे देखा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। उसके पैर लड़खड़ाए और जिन जिन सीढ़ियों पर चढ़कर, जिन जगहों पर चढ़कर वो उसको देखने की कोशिश कर रहा था वहीं से नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरा तब जब राहेल को और समी को ये नीचे गिरने की आवाज आई तब वो जमाल की तरफ भागे। लेकिन एक बात जमाल ने ऐसी बोली जिसको सुनकर राहेल की आवाज भी कांप गई थी। जमाल ने फोन पर बोला, राहेल भाई, जब मैं गिरा था ना तो मेरे आसपास पत्थर बहुत थे। मुझे एकदम से मेरे कान के पास, सीधे सीधे कान के पास आवाज आई, पत्थर उठा और सर फोड़ दे इन सबका। मैं बहुत घबरा गया, फिर मैं वहां से भाग गया। जमाल ने जब ये बात राहिल को बताई तो राहिल की कांपती आवाज ने जमाल से एक सवाल पूछा, जमाल भाई, आप कहना चाहते हैं कि आपने वहां पर जिन को देखा? बस ये कहना था और राहिल की आवाज, राहिल की हाथ, राहिल के पैर सब कांपने लगे।
ये बात करते करते अचानक से फोन पर खामोशी सी हो गई। राहिल ने हेलो 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 कई बार बोला, लेकिन कोई आवाज वहां से नहीं आई। बस इतनी आवाज आई, कुछ गड़बड़ है राहिल भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर फोन कट गया। राहिल ने बहुत बार ट्राई किया जमाल को कॉल बैक करने का, लेकिन कॉल नहीं लगा और थोड़ी देर बाद वो फोन अनरीचेबल हो गया। ठीक रात को 3 बजे। राहिल उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सबसे पहले उसने ग्रुप पर वॉइस नोट और मैसेज दोनों छोड़े कि कोई तो देख लेगा, क्योंकि वो चाहता था कुछ करे, लेकिन वो जमाल से काफी दूर रहता था। उसका घर काफी दूर था, जमाल के करीब समी का घर था। उसको थोड़ा ये सोचकर हैरानी भी हुई कि उसने समी को कॉल क्यों नहीं किया, राहिल को ही कॉल क्यों किया। और इस वक्त राहिल करे भी तो करे क्या? उसके पास गाड़ी नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, तो उसके घर जाए भी तो जाए कैसे? और किसी को इस वक्त अगर कोई मैसेज नहीं देख रहा है, इसका मतलब शायद रात के उस पहर में है कि सबकी नींद बहुत गहरी है। और राहिल अपना डर दूसरों तक नहीं देना चाहता था। उसको लगा कि ठीक है, रात गुजर जाएगी, सुबह बात करेंगे। लेकिन सुबह तकरीबन 6 बजे सारे दोस्तों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसको सुनकर सारे के सारे लोग बिल्कुल डर जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। हुआ यूं कि सुबह के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, जो फजर का टाइम होता है सुबह की नमाज का, जमाल के बड़े भाई तारिक, जिनके साथ जमाल वो उस फ्लैट में रहा करता था अल्डेरा में, एक कमरे में जमाल रहता था और तारिक अपनी फैमिली, उनकी वाइफ सफिया और 3 महीने की बच्ची के साथ दूसरे कमरे में उसी फ्लैट में रहते थे। तारिक और जमाल बहुत क्लोज ब्रदर्स थे, कजन्स थे, पर बहुत क्लोज थे। तो तारिक ने जमाल जब दुबई पहुंचा था तो उस वक्त से ही जमाल को अपने साथ ही रखा था। सुबह का रूटीन ये होता था कि सुबह जल्दी उठते थे तारिक, जमाल को उठाया करते थे, दोनों फजर की नमाज साथ में पढ़ा करते थे और फिर अपने दिनचर्या, अपने दिन का पूरा वो किया करते थे। तो जब तारिक उठे तो रोजमर्रा की तरह तारिक कमरे से बाहर निकले। हल्का हल्का सवेरा होना शुरू ही होता है, बल्कि सवेरा उतना भी नहीं होता, अंधेरा ज्यादा होता है। तो जब वो लिविंग रूम में आए तो ऐसी कुछ उनको ना आहट आई ना कुछ हुआ। आमतौर पे जैसे करते हैं, थोड़ी अंगड़ाई ली, पानी वानी पिया और फिर उन्होंने रोज की तरह बाहर खड़े होके जमाल को आवाज लगाई। जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। जमाल के कमरे के बाहर जाके आवाज लगाई। जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। जमाल का कमरा हल्का सा खोल के उसको फिर से आवाज लगाई। जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जब कमरा थोड़ा ज्यादा खोला तो वहां से एक अजीब सी स्मेल आई उनको, जो कि यूजुअली जमाल के कमरे से नहीं आती। जब वो उन्होंने लाइट खोली उस कमरे की, तब तारिक ने जो वहां नजारा देखा, तारिक के पैरों के तले जमीन निकल गई थी। वहां पर बेड पर जमाल बैठा था। जमाल बेड पर, जिस बेड पर बैठा था, वहां खून ही खून फैला हुआ था। और शायद जमाल ने, शायद वहां पर उसने पेशाब भी कर दिया था, यूरिन भी पास कर दिया था और शायद स्टूल भी पास कर दिया था। बदबू भी आ रही थी और चारों तरफ खून था। और उसके हाथ में अपने ही कमरे में लगा हुआ शीशा, जो शायद उसने फोड़ा था, उसका एक बहुत नोकीली चीज उसके हाथ में, नोकीला हिस्सा उसके हाथ में था। और उसके एक तरफ से, सीधे तरफ से बहुत खून लगातार बह रहा था। और जमाल बिल्कुल ऐसे स्टेट में बैठा था कि उसकी आंखें पूरी फटी हुई थीं और वो बड़े डर और बड़ी हैरानी से सिर्फ तारिक की तरफ देख रहा था। तारिक ने फौरन एक आयत पढ़नी शुरू करी, जो कुरान की आयत है, आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू करी। जब जमाल थोड़ा और आगे बढ़े तब उन्होंने देखा जो खून उसके निकल रहा था वो उसके सीधे कान की तरफ से निकल रहा था। उसने अपना ही कान उस नोकीले हिस्से से काट लिया था और उस कटा हुआ कान उसका नीचे पड़ा था और कान पूरा का पूरा वहां से गायब था और वहां से खून 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 निकले चले जा रहा था। तारिक ने जब ये समा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और जोर जोर से वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। ये नजारा ऐसा था कि शायद
तारिक इसको कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। तारिक को अपने भाई जमाल को इस हालत में देखना आसान नहीं था। तारिक आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ जमाल के नजदीक पहुंचा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और उसने उसके हाथ से वो नुकीला शीशा छीन लिया। जैसे ही उसने उसके हाथ से वो छीना, वो तारिक कमरे के बाहर आया, कमरे को बाहर से लॉक किया और एम्बुलेंस को फोन कर दिया, और अपनी वाइफ सफिया को और छोटे बच्चे को उन्होंने पड़ोसी के पास भेज दिया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने दरवाजा खोला, जमाल को लिया, उसको सेडेट किया। जब जमाल को सेडेट करके वो हॉस्पिटल की तरफ ले गए, तब तारिक ने समी को फोन किया और सारा किस्सा बताया। समी बहुत डर गया। समी ने फौरन राहिल को फोन किया और पूरे ग्रुप को फोन किया और सबको पता लगा। जमाल अब आईसीयू में था। जमाल के सर पे पूरे उस पे पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर्स ने शायद उसको सही तरीके से हैंडल किया था। तारिक कर रहा था जमाल की मदर से बात, जो कि इंडिया में रहती थी। उधर उनकी रोने की आवाज फोन से साफ सुनाई दे रही थी, राहिल को भी और समी को भी। ये ग्रुप आपस में खड़े होकर बात करने लगा। सबको कहीं ना कहीं गिल्ट था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जमाल ऐसा भी कुछ कर सकता है। दानियाल ने बोला कि जमाल ने कुछ बताया ही नहीं कि वो इतने स्ट्रेस में है, या वो अपना कान क्यों काटेगा? कान काटने का क्या मतलब? राहिल ने फिर उसकी रात की कॉन्वर्सेशन जो जमाल के साथ हुई थी वो ग्रुप को बताई। उसने बताया किस तरीके से वो वहां पर गिरा था, क्या उसको कान में आवाज आई थी, क्या हुआ, सारी कॉन्वर्सेशन बताई। दानियाल ने बोला कि तारिक भाई ऑलरेडी अभी इस वक्त बहुत टेंशन में है जमाल को लेके, तो ये बात अभी तारिक भाई को ना बताएं तो बेहतर है। दानियाल क्योंकि एक तरह से सब में बड़ा था और कहीं ना कहीं ग्रुप को लीड करता था, तो सबने नॉड किया कि हाँ अभी यही करेंगे। राहिल आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ जमाल को बस देख रहा था, किस तरह से वो बेजान सा लेटा हुआ है, एक्सप्रेशनलेस। कि अचानक तारिक पीछे से आया और राहिल का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और राहिल को कन्फ्रंट करने लगा। उसने जमाल के फोन में देखा था कि जो लास्ट कॉल गई है वो राहिल को गई है। कुछ घंटे पहले उस इंसिडेंट के जिस तरीके से तारिक ने उसको देखा, तो उसने राहिल से पूछा कि क्या बात हुई। जब राहिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपने ग्रुप की तरफ देखा और दानियाल ने बस एक नो में नोट किया कि अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो तारिक ने पूछा कि कहीं तुम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, ड्रग्स व्रग्स? तो दानियाल एकदम से आया। उसने बोला तारिक भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बाखुदा हम में से कोई ड्रग्स नहीं कर रहा और हम हैं आपके साथ और जमाल के साथ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम बिल्कुल आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तारिक अपने भाई की इस हालत को देखकर परेशान था। उधर उसकी मदर जो इंडिया में बैठी थी वो अलग परेशान थी। दोस्त सारे आपस में सोच में पड़ गए थे कि ये सिचुएशन कैसे आ सकती है। राहिल ने ये तो बता दिया था ग्रुप को कि उसकी कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी जमाल के साथ, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो खुद किस किस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। शायद ये एक कंटेजियस डिजीज की तरह फैल रहा है, एक इन्फेक्शन की तरह। जमाल के ऊपर ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा अभी राहिल को भी महसूस हो रहा है। क्या बाकियों को हो रहा है? ये बात डिस्कस करने की हिम्मत ही शायद किसी की नहीं थी आपस में। वो लोग वापस चले गए अपने अपने घर, और लाइफ जिस तरीके से मूव ऑन करती है, जिस तरीके से हम लोग अपनी मीटिंग्स, अपने ऑफिस, ट्रैफिक, जिम्मेदारियों के बीच में बाकी चीजें भूल जाते हैं, कुछ दिन वही हुआ। जमाल हालांकि अब बेहतर हो रहा था। वो अब आईसीयू से निकलकर अब उसको साइकियाट्रिक वार्ड में डाल दिया था, क्योंकि उसका अब कहीं ना कहीं साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी होना जरूरी था, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये शायद एक साइकोटिक एपिसोड की वजह से हुआ है। तो डॉक्टर्स ने तारिक से पूछा भी था कोई फैमिली हिस्ट्री मेंटल इलनेस की, या ड्रग अब्यूज, या अल्कोहल, या कुछ। तो तारिक को जो जो चीजें पता थी वो सब बता दी। हालांकि ड्रग की कोई ऐसी वो नहीं थी हिस्ट्री, ना तो मेंटल इलनेस की। इसीलिए डॉक्टर्स ने साइकियाट्रिक वार्ड में उसको कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा था। इधर जमाल की मदर भी इंडिया से दुबई आ गई थी और लाइफ जैसे बाकियों के लिए चल रही थी वैसे चलने लगी।
कि अचानक एक दिन समी का फोन राहिल के पास आता है। समी एकदम फोन पे बोलता है, डूड क्या चल रहा है यार, उस रात से समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ चल रही है यार। अभी पता है क्या हुआ, मैं अपने घर में था और किचन में चाय बना रहा था, अकेला था, माय रूममेट वाज नॉट देयर। मुझे बैल्कनी का डोर खुलने की आवाज आई, मैं पीछे मुड़ा तो बैल्कनी का डोर बंद था, जैसा बंद होना चाहिए। मैं किचन में खड़ा होकर अपना बालकनी देख सकता हूं, मैं 14 फ्लोर पे रहता हूं, और ऐसा नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज जब मैं दोबारा चाय बनाने लगा तो फिर से एकदम आवाज आई, मैं एकदम से जल्दी मुड़ा तो मैं देखा कि डोर अचानक से थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा ही बट खुला हुआ है। एंड आई वाज अलोन, कोई घर पे था ही नहीं। जब अंदर से मैंने खोला नहीं, बाहर से खुल नहीं सकता, तो फिर राहिल ध्यान से समी की बातें सुन रहा था। फिर राहिल ने भी समी को बताया कि उसके घर में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। कभी उसका कैबिनेट का डोर खुल जाता है, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी रात में उसको ऐसा लगता है कि कोई कमरे में मौजूद है, कभी उसको अपने घर में से एक अजीब सी स्मेल आती है, वही स्मेल जो उसको उस विलेज में आई थी जहां ये गए थे, अल जजीरा अल हमरा। ये बात अजीब थी अब, लेकिन बाकियों से कैसे बात करी जाए। समी थोड़ा सा गिल्ट में भी था। समी को लगा कि शायद उसकी वजह से है, क्योंकि उसकी बर्थडे थी, उसने फोर्स किया था सबको अल जजीरा अल हमरा जाने के लिए, उसने ही बोला था कि मुझे कंटेंट बनाना है, उसने ही बोला था कि विलेज एक्सप्लोर करनी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो बात करते करते वो गिल्ट में रो पड़ा। राहिल ने उसको दिलासा दिया ये बोल के कि सबको मिलना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा उस रात के बारे में, और फिर डिसाइड करेंगे इसका करना क्या है। ठीक है, इतने दिलासा दे ही रहा था कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पिंग होता है। पिंग है अली का, एक वीडियो भेजा है उसने और नीचे लिखा है, ये सब चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूं गाइस, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। जब वीडियो डाउनलोड किया गया और राहिल ने वो वीडियो देखा, हालांकि वो रात में मोबाइल से शूट किया था, शायद मोबाइल का कैमरा भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब गौर से देखा गया तो ये देखा कि अली अपने कमरे में शायद अपने बेड पर है, वहां बैठकर रिकॉर्ड कर रहा है और उसके हाथ भी कांप रहे हैं, और उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे जैसे कोई वहां खड़ा है, उसको खोल रहा है दरवाजे को और फिर बंद करता है, फिर खोलता है, फिर बंद करता है। ये देखकर दानियाल ने मैसेज किया, आज ही रात हम सबको मिलना पड़ेगा, आज ही रात 8 बजे मेरे घर आओ सब, हम बैठ के बात करते हैं और ये सोचते हैं कि अब इस सब का क्या किया जाए। इन सब का मिलना डिसाइड हुआ था जो एक सेंटर प्लेस थी, जहां एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, जहां ये बैठ के लोग खाना खाया करते थे अक्सर, उसी रेस्टोरेंट में सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे, बस दानियाल का वेट कर रहे थे। राहिल भी बैठा था, उमर भी बैठा था, अली भी था, सब थे, बस दानियाल का वेट कर रहे थे। फिर देखा कि दानियाल रेस्टोरेंट में एंटर हुआ, लेकिन तारिक भाई के साथ। सब एकदम थोड़े से हैरान हो गए कि तारिक भाई, यानी कि तारिक भाई को सब पता है। फिर जब वहां आके बैठा तब दानियाल ने बताया कि जिस दिन जमाल हॉस्पिटलाइज हुआ था और जिस दिन ये सारे मिले थे, उसके बाद ही उसी वक्त दानियाल ने डिसाइड कर लिया था कि वो तारिक भाई को सब बताएगा। लेकिन तारिक भाई को बताने में, सब कुछ वो सारी चीज़ें उनके सामने खोल के रखने में उसको भी कुछ दिन लग गए थे। लेकिन तारिक भाई को सब बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तारिक इनमें सबसे बड़ा था। तारिक को ऑलरेडी दुबई में 14 साल हो चुके थे, इसलिए तारिक जो है वो दुबई के लोगों से, दुबई के कल्चर से, दुबई की जगहों से सबसे वाकिफ था। फिर तारिक इनके साथ बैठा और तारिक ने एक एक करके सबसे पूछा कि क्या क्या हुआ था। सब ने अपना अपना पीओई बताया। तारिक ने सारी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद उनको बताया कि जिस मस्जिद का वो जिक्र कर रहे हैं, वो मस्जिद अल जजीरा अल हमरा में जो मस्जिद मौजूद है, वो पूरे यूएई में कहीं ना कहीं बदनाम है, फेमस है इस चीज़ के लिए
कि उस मस्जिद ही नहीं, उस पूरे इलाके पर जिनों का कब्जा है। ख़ास तौर से उस मस्जिद पर एक ऐसे जिन का कब्जा है कि वहाँ अगर उसके आसपास भी कोई भटकता है तो शायद उसको जिन को लगता है कि उसके घर पे हमला हुआ है। कहीं ना कहीं अब वो जिन सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उस जगह में जाना, उस जगह के पास जाना, ऐसा है जैसे आप उसके घर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसके घर में आ रहे हैं। और जिनको कतई पसंद नहीं होता एक कोई भी ऐसी चीज कि आप जिस जगह को वो अपना मान चुके हैं उस जगह पर कोई इंसान आए। तारिक ने ये बात सुनी और ऑब्वियसली सबको थोड़ा सुनाया भी कि वो टीनेजर्स नहीं हैं, कि इस तरह की हरकत उन्होंने करी है। उसको पता होता कि जमाल वहाँ जा रहा है तो वो कभी जाने नहीं देता, क्योंकि तारिक भी कहीं ना कहीं अपने आप को जमाल की इस हालत का जिम्मेदार मानता था। भाई वो दुबई में उसका लीगल गार्जियन था, उसका बड़ा भाई था, उसको पूछना चाहिए था कि जमाल कहाँ जा रहा है और कब तक आएगा। तो कहीं ना कहीं तारिक के मन में भी था कि ये सब जो भी चीज़ है ये बस अब ख़त्म होनी चाहिए। जब सारी चीज़ें बताई गईं तो तारिक ने सबसे पहले तो सबसे ये बोला कि उनको कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए। तारिक एक्चुअली एक ऐसी फैमिली से आता है कि उसके फादर जो हैं वो कुरान के हाफिज़ हैं, यानी उन्होंने कुरान पूरा याद कर रखा है, कुरान के आलिम हैं, जो कि इंडिया में रहते हैं। और इनके घर में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एक मसल मेमोरी है कि कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले या कोई काम स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, और कुरान की बेसिक बड़ी आयतें जो हैं वो सबको याद हैं मुँह ज़बानी। तारिक को भी सब याद था। तो तारिक ने उस वक्त जब इनकी बात सुनी फ़ोन निकाल के दो लोगों को फ़ोन किया। सबसे पहले अपने फादर को इंडिया में, जो कि कुरान के हाफिज थे, और उसके बाद शेख नासिर को। शेख नासिर एक ऐसी शख्सियत है जिससे तारिक वहीं अपनी लोकल मस्जिद में ड्यूरिंग एक नमाज किसी के थ्रू मुलाकात हुई थी, और उसके बाद मुलाकात थोड़ी रेगुलर हुई तो ये पता लगा कि शेख नासिर भी एक आलिम है और कहीं ना कहीं लोगों का इलाज भी करते हैं। तो इसीलिए उस वक्त तारिक को ऐसा लगा कि अगर कोई इंसान इस चीज़ को समझ सकता है, इसका इलाज बता सकता है, तो वो शेख नासिर है। शेख नासिर को फ़ोन करके तारिक ने पूरी बात बताई। शेख नासिर ने इत्मीनान से बात सुनने के बाद ये बोला कि आप 6 के 6 बच्चों को मेरे पास मेरे घर लेके आए। टाइम डिसाइड हुआ अगले हफ्ते का। शेख नासिर रहते थे शारजा में एक छोटे से अपार्टमेंट में। सारे के सारे इकट्ठे हुए, तारिक सबको लेकर शारजा जाने की रेडी हुआ। जमाल भी उस वक्त तक साइकेट्रिक वार्ड से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। डॉक्टर्स ने मेडिकेशन और प्रिकॉशंस वगैरह बता दी थी। तो 6 के 6 दोस्त तारिक के साथ शारजा रवाना हो गए मुकर्रर डेट पर। शारजा पहुंचे तो जब शेख नासिर को देखा, राहिल ये सोचता था कि शेख नासिर एक ऐसे इंसान होंगे जैसे एक आलिम का परसेप्शन आप कर सकते हैं, बड़े एक वाइट से जुब्बे में और हाथ में एक बीड्स लिए हुए, बड़ी सी दाढ़ी। पर वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। वो एक सिंपल से इंसान थे, शायद एक ऑर्डिनरी जॉब भी करते थे, लेकिन साथ में आलिम भी थे। तो उनको देखकर राहिल को थोड़ा सा हैरानी हुई कि ये इतने बड़े आलिम हैं। खैर, सारे के सारे शेख नासिर के आसपास 6-7 कुर्सियों पर बैठे। शेख नासिर ने इंतज़ाम कर रखा था, और फिर उन्होंने सबसे दोबारा से वो सारी चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद शेख नासिर ने आंखें बंद करी, कुछ आयतें पढ़ी, सब पे दम किया, सब पे दम फूंका, और उसके बाद उन्होंने बताया कि शायद इन लोगों ने एक ऐसे जिन को छेड़ दिया है जिसने अपना घर वहाँ बना रखा होता, और अब ये धीरे धीरे एक डिजीज़ की तरह, एक इन्फेक्शन की तरह थोड़ा 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 सारे दोस्तों पर फैल रहा है। इस तरीके से जैसे एक स्मेल जो है कपड़ों में आती है तो वो सारे कपड़ों में फैल जाती है, उसी तरीके से ये सब में फैल रहा है। जमाल पे शायद ज़्यादा इसीलिए आया क्योंकि जमाल ने उसको देख लिया था, जो कि देखना नहीं चाहिए था। पर अब इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उनसे पूछा गया कि इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने
कुरान की कुछ आयतें बताई कि ये चीज़ें पढ़नी हैं, और पूरा एक रिचुअल, पूरा एक एक तरीका बताया कि हर फ्राइडे सबको शेख नासिर के पास आना होगा शाम की असर की नमाज के बाद। वो वहां पर उनको बिठा के रुकिया शरिया जो कुरान के हिसाब से नज़र उतारने की या इन सब चीज़ों से बचने की तरीका होता है वो पढ़ेंगे, और फिर सबको भी आयतें दी गई कि ये उनको हर नमाज के बाद दोहरानी है, और 3 महीने लगातार हर फ्राइडे ये करना है, हर फ्राइडे उनके पास आना है। जमाल को उन्होंने ज़रा ज़्यादा एफर्ट करने को बोला क्योंकि जमाल पर शायद ज़्यादा असर था। उन्होंने जमाल को हफ्ते में 2 बार आने को बोला। ये सब चीज़ें बात हुई और फिर वहाँ से जाने की बात होने लगी तो तारिक थोड़ा रुक गया। तारिक शेख नासिर के पास आया और शेख नासिर से पूछा कि शेख साहब, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ, मैं ठीक है ये समझ गया कि एक जिन है जो उससे इंशाल्लाह निजात भी पानी है, पर उसने अपना कान क्यों काटा, कान क्यों काटा? तो फिर उन्होंने ये बताया कि आपने सुना होगा कि अभी जमाल ने बोला कि जब वो गिरा था उसको एक आवाज़ उसके कान में आई थी, पत्थर उठा और सर फोड़ दे इनका। मुझे लगता है अगर आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये आवाज़ उसको शायद बार 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 उसी कान में, एक ही कान में आ रही थी, और वो शायद इस तरीके से उसको परेशान कर रही थी कि उसको इलाज सिर्फ एक ही दिखा, कान काटना, और शायद जिन यही चाहता था। ये बात सुनकर तारिक थोड़ा सा हिल गया, लेकिन उसको यकीन था कि ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा तो सब ठीक हो जाएंगे, और सब बड़े रिलीजियसली ये प्रोसेस फॉलो करने लगे। कई फ्राइडे निकलते गए निकलते गए निकलते गए और सारे के सारे पहले से बेहतर होने लगे। घर में जो चीज़ें हो रही थी सबके, वो धीरे धीरे बंद हुई, सबको बेहतर फील होने लगा। जो ब्रेन फॉग आना शुरू हुआ था वो ख़त्म हुआ, और धीरे धीरे फाइनली वो लास्ट फ्राइडे आ गया था जब लास्ट बार इनको शेख नासिर से मिलना था। शेख नासिर को भी अब लग रहा था कि सब ठीक हो चुका है। उस फ्राइडे सब इकट्ठा हुए, रुकिया शरिया पढ़ा गया, आयतें पढ़ी गईं, और उसके बाद वक्त आया चलने का। सब सलाम कह रहे थे, बाय कह रहे थे, एक दूसरे को हाथ मिला रहे थे कि अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया ग्रुप पे, अली के नंबर से। अली वहीं था, अली का मोबाइल अली के पास नहीं था, लेकिन अली के नंबर से एक मैसेज आया था। जब वो मैसेज खोला राहिल ने तो वीडियो था, वही वीडियो जो अली ने पहले भेजा था अपने बेड पे बैठ के अपने कमरे के दरवाजे के खुलने और बंद होने का। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ये वीडियो पहले से न जाने कैसे बहुत क्लियर था, और इसमें इस बार एक एंटिटी, एक साया दरवाजे के पास खड़ा हुआ, उसको खोलता हुआ बंद करता हुआ, खोलता हुआ बंद करता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही वीडियो राहिल ने देखा वो भागकर एकदम शेख नासिर के पास गया, शेख नासिर को वो वीडियो दिखाया। शेख नासिर ने अपना चश्मा लगाया, गौर से उस वीडियो को देखा। जब उन्होंने उस वीडियो को देखा तो उसके हाथ पे उन्होंने अपना हाथ मारा और मोबाइल नीचे गिरा दिया और चिल्ला के सबसे बोला, फौरन ये वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट करो, फौरन के फौरन अपने मोबाइल को फैक्ट्री सेट में रीसेट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये नंबर, ये वीडियो बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाना चाहिए तुम लोगों के मोबाइल में से। तारिक परेशान हो गया। तारिक ने शेख नासिर से पूछा, पर यह कैसे मुमकिन है शेख साहब, हमने तो सब प्रोसेस किया, इतने जुमे हम यहां आए, सारी आयतें पढ़ी, फिर ये कैसे? शेख नासिर ने बोला कि जितना हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है ये जिन। ये चाहता है कि हम इसको देखें, ये चाहता है अपनी ताकत बढ़ाना, ये चाहता है कि इसका असर इस ग्रुप पर, इन बच्चों पर बरकरार रहे। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी मैंने आयतें बताई हैं, जो भी चीजें बताई हैं, वो कंटिन्यू रखें। वो 6 के 6 लोगों ने अगले कई महीनों तक वो प्रोसेस जारी रखा। बीच में अड़चने भी आती थीं, बीच में परेशानियां भी होती थीं, बीच में फिर से कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होती थीं, लेकिन धीरे 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 कई महीने बाद, या यूं कहूं कम से कम 1 साल लगा, लेकिन वो सारे के सारे
इससे बाहर आ गए थे। ये ज़रूरी है कि हम समझें कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसमें हम सेल फोन्स में घुसे रहते हैं, हम सब चीज़ों में घुसे रहते हैं, असली ताकत सिर्फ ऑलमाइटी के पास है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि उस बैलेंस को हम ख़राब करें। ये कहानी थी उन 6 दोस्तों की दुबई से। आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली सिर्फ द डर डायरीज पर। हमेशा की तरह इस कहानी को लिखा है मिस अनुश्री बासु ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अगर आपको मेरा नरेशन पसंद आया है, तो कमेंट में अनुश्री को और मुझे मेंशन करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी ज़्यादा ही पसंद आई है तो अपने हॉरर एंथुजियास्ट दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में एक घंटी बजी होती है, बेल आइकन, उसको भी दबा लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम हर संडे एक नई स्टोरी लेके आते हैं। और हाँ, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।